जो एनसीईआरटी की किताब है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका मैं आपको करवाने वाला हूं, नेताजी का चश्मा। याद रखिएगा, यहां से आपके पेपर में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम में जितने तरह के प्रश्न बनते हैं, हर एक प्रश्न को आप हवा में उड़ा देने वाले हैं। नेताजी का चश्मा, ये आपको जितना सुनने में ये कहानी अच्छी लग रही है, उससे 10 गुना ज्यादा मेरे भाई ये कहानी का महत्व है। और सिर्फ आपको ये क्लास शुरू से लेके अंत तक देखनी है। हेलो दोस्तों, मैं गुलशन यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाया गया पूरे भारत के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी विद्याकुल क्लास 9th एंड 10th। आज मेरे भाई आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका मैं आपको करवाने वाला हूं, नेताजी का चश्मा। याद रखिएगा, यहां से आपके पेपर में भर भर के क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ आपको ये क्लास शुरू से लेके अंत तक देखनी है। आपके एग्जाम में जितने तरह के प्रश्न बनते हैं, हर एक प्रश्न को आप हवा में उड़ा देने वाले हैं। ये आपके गुलशन भैया का वादा है। ठीक है मेरे भाई, अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे भाई, नेताजी का चश्मा, ये आपको जितना सुनने में ये कहानी अच्छी लग रही है, उससे 10 गुना ज्यादा मेरे भाई ये कहानी का महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हो। याद रखिएगा, यहां देखिए, मैं आपका एक एक लाइन का अर्थ बताऊंगा और एक एक लाइन में आपको बताऊंगा कि कहां से आपके प्रश्न बनते हैं। तो शुरुआत होती मेरे भाई इस कहानी की हलदर साहब, मतलब एक शुरुआत थे आपका हालदार साहब थे, जो एक कंपनी में काम किया करते थे और कंपनी के काम के सिलसिले से क्या, हर 15वें दिन क्या कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो पहला प्रश्न यहीं से पूछ लेता है कि हालदार साहब को हर कितने दिन पे उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो हर 15वें दिन यहां पे ये गुजरा करते थे। फिर मेरे भाई, जो कस्बा था बहुत बड़ा नहीं था। यह भी प्रश्न पूछता है कि कस्बा का आकार कैसा था। तो कस्बे का आकार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे एक ही बाजार थी। मतलब बहुत ज्यादा पक्के घर नहीं थे, और बाजार की बात करें तो एकाध ऐसी बाजार थी जिसको हम बाजार कह सकते हैं, जहां पे सारी सामग्री उपलब्ध थी। कस्बे में याद रखिएगा, स्कूल की बात करें तो एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। और कस्बे में एक छोटा सा किसका कारखाना था, सीमेंट का कारखाना था। पेपर में यह भी पूछता है कि कस्बे में किस चीज का कारखाना था। आप गलत अब मत करिएगा, सीमेंट का कारखाना था। और कस्बे में याद रखिएगा 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और 1 ठो नगर पालिका, मतलब 2 आपका ओपन एयर सिनेमा घर और 1 ठो यानी सिर्फ 1 नगर पालिका थी। पेपर में यह भी पूछा जाता कि नगर पालिका किस तरह का कार्य किया करती थी। तो याद रखिएगा, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। क्या करती रहती थी? कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए। ये नगर पालिका के कार्य हैं। पेपर में आपको अति लघु प्रश्न में ये लिखना पड़ता है। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। ये सारे किसके कार्य थे? आपका नगर पालिका के। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने, मतलब ये जो नगर पालिका थी, इसी का कोई उत्साही अधिकारी था जिसने एक और काम किया था जो बहुत महत्वपूर्ण था। क्या काम किया था मेरे भाई? एक बार शहर के मुख्य चौराहे पर क्या किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। तो पेपर में आपसे पूछता है क्या कि सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा थी किस चीज की बनी थी? संगमरमर की बनी थी। कहां पर लगी थी? उस आपका जो बाजार के मुख्य चौराहे पर लगाई गई थी। प्रतिमा के बारे में, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में, मतलब जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई थी ना, उस प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में आपका ये पूरा टॉपिक है, नेताजी का चश्मा। और पूरी कहानी आपका नेताजी के चश्मे पे और हालदार साहब पे टिकी हुई है। ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाते हैं कि पूरी बात तो अब पता नहीं, मतलब ये हालदार साहब अभी मन में क्या है, एजप्शन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। कब सोच रहे हैं? जब इन्होंने उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यानी प्रतिमा को देखा था
कि लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय क्या है उवाहपोह और चिट्ठी पत्री में बरामद हुआ होगा। मतलब जब उन्होंने पहली बार मूर्ति देखी ना तो हवलदार साहब को लगा कि लगता है कि इनका जो यहाँ पे नगर पालिका के लोग थे इनका बजट बहुत कम था, या ऐसा लगता है कि इन्होंने इस प्रतिमा को बनवाने के लिए लोगों को बोला। सरकारी काम है, आपको पता पत्राचार करना पड़ता है, पत्र लिखने पड़ते हैं, वहां से रिप्लाई आता है, फिर एक कारीगर आता, फिर मूर्ति बनाते हैं। तो इनको बहुत ज्यादा समय या खर्चा लग रहा था, उतना था नहीं, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने गांव के ही एक ड्राइंग मास्टर यानी मेरे भाई आपका मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया होगा और उन्होंने आके ये प्रतिमा बना दी होगी। ये सिर्फ अभी एज्यूम कर रहे हैं मूर्ति की हालत देखकर। अब आप भी सोच रहे हो सर मूर्ति में ऐसा क्या था कि हवलदार साहब को ऐसा लगा कि जल्दीबाजी में प्रतिमा बनाई गई है, उसके बारे में भी आगे आपको पता चलेगा क्या। ठीक है कि यह काम सौंप दिया गया जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। और पटक देने के बारे में आपसे पेपर में पूछता है, पटक देने का मतलब कि भैया ये जो मुझे आपने काम दिया है 1 महीने में मैं इसको करके फुर्सत कर दूंगा। आगे मेरे भाई जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति क्या थी, संगमरमर की। आपको पता है जो मूर्ति थी हवलदार साहब की संगमरमर की बनी हुई थी और टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट की ऊंची थी। यानी जो आपका संगमरमर की सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति बनी थी वो 2 फुट की मूर्ति थी। मतलब जो टोपी की ऊपर की नोक होती है और यहां तक सिर्फ 2 बटन तक की इतनी दूरी तक की मूर्ति बनी थी। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, जिसे हम बस्ट कहते हैं। बस्ट का एक प्रकार की मूर्ति है, ठीक है, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन लग रहे थे। जैसे कमसिन कमरिया मोरी आय हाय वाला नहीं है, कमसिन का मतलब दिखने में बहुत सुंदर आकर्षित लग रहे थे। फिर आगे मेरे भाई कि मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह वगैरह याद आने लगा, क्योंकि ये जो 2 नारे हैं ना ये सुभाष चंद्र बोस के दिए हुए नारे हैं। और आपसे पेपर में ये पूछ लेता है कि हवलदार साहब ने जब सबसे पहली बार सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखी थी तो उनके मन में क्या आया, तो ये 2 नारे आए क्या कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो। ठीक है मेरे भाई, आगे ये देखो आपकी ऐसी मूर्ति थी, यहां देखो टोपी की नोक से लेके यहां पे सिर्फ 2 बटन तक, ठीक है, ये आपकी बनी हुई मूर्ति थी। आगे आ जाते हैं, इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। कि मतलब छोटो आजकल जहां हमारे जो वीर पुरुष थे उनको कोई याद नहीं करता, उसके बाद भी इस छोटे से कस्बे के छोटे से चौराहे पे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई, यह भी एक बहुत बड़ा कार्य माना जाता है। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। मतलब मूर्ति में कुछ ऐसा था जो देखकर लोगों को खटक रही थी। अच्छा अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ये चीज की कमी थी। क्या कमी थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। ये भैया ये चश्मा है ना, ये चश्मा नेताजी की आंखों पर नहीं था। मतलब नहीं था का मतलब कैसा नहीं था वो आगे देखते हैं। क्या यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं बना था। अब सोचो पूरी मूर्ति संगमरमर की बनी है और चश्मा संगमरमर का ना बनाओ तो थोड़ा खटकेगा ना, थोड़ा अलग लगेगा। ठीक है, एक समान और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मतलब जो चश्मा लगाया था नेताजी को पहली बार वो रियल चश्मा था। चश्मा कैसा दिखता था, क्या था मेरे भाई, चौड़े काले फ्रेम का चश्मा था। ठीक है, हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो और चौराहे पर पान खाने रुके। मतलब उस कस्बे में एक पान की दुकान थी जहां पे हवलदार साहब हर बार रुका करते थे। उस मूर्ति से कुछ दूर पर थी और वहां पे खड़े होके मस्त राजा जी की तरह इधर से पान खा रहे और उधर मूर्ति को देख रहे हैं और मुस्कान देख रहे हैं, कौतुक भरी मुस्कान, आश्चर्यचकित। ये मतलब देखो यार कैसे कैसे लोग हैं। मूर्ति तो पूरी संगमरमर की बना दिए हैं और चश्मा रियल वाला पहना थी, क्या बात है। ठीक है, तो मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा सामान्य। ठीक है, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तभी भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। मतलब होता है ना, अगर कोई देश प्रेमी हो उसको देश से जुड़ी कोई चीज दिख जाए ना तो उसी के बारे में सोचता रहता है कि यार जैसे आप अगर लड़के हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आपने पहली बॉल पे छक्का मारा हुआ है तो दिन भर आपके दिमाग में घूमता रहे यार मैंने छक्का मारा था, मैंने छक्का मारा था। स्कूल में है
टीचर ने कोई प्रश्न पूछा, आपने उसका जवाब दे दिया तो पूरे 2-4 दिन आपके दिमाग में यार टीचर ने पूछा, मैंने जवाब दिया, टीचर ने मेरी तारीफ की। ठीक है, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है। कहा जाना चाहिए कि महत्व मूर्ति के रंग रूप कद का नहीं, उस भावना का। बिल्कुल मेरे भाई, जो महत्व था उस मूर्ति की, क्या पत्थर की बनी थी, चश्मा था नहीं था, क्या थी, उसका नहीं, उस भावना का, कि हमारे देश के वीर जवानों को अभी भी याद किया जा रहा है, उस भावना की सराहना थी। आगे आते हैं तो वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही। बिल्कुल मेरे भाई, 15 अगस्त को हम 15 अगस्त को झंडा फहराएं, बाकी चीजें हुई, 16 अगस्त को झंडा लोगों के पैर के नीचे। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे, उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। मतलब पहली बार जब गुजरे तो चश्मा अलग था, दूसरी बार गुजरे तो चश्मा की थोड़ा और अलग था। ठीक है, देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा था, पहले क्या था, यह पेपर में आपसे पूछता है कि पहली बार जब हवलदार साहब ने आपका मूर्ति देखी तो चश्मा कैसे था, मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, और अब तार, दूसरी बार तार के फ्रेम वाला चश्मा था। ये पिछले साल पेपर में पूछा गया था, बच्चों ने गलत कर दिया था, क्योंकि आप लाइन टू लाइन नहीं पढ़ते हैं, तो बिल्कुल नहीं परेशान हो, आपके भैया लाइन टू लाइन यहां से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया, मतलब जो मन में सवाल चल रहे थे ना, इच्छाएं थी और बढ़ गई कि यार पहली बार दूसरा चश्मा, दूसरी बार दूसरा, यानी कोई तो है जो मूर्ति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। वाह भाई, क्या आइडिया है कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती। क्यों? क्योंकि मूर्ति संगमरमर की है, तो मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा, वाह, तीसरी बार फिर नया चश्मा लगा। ठीक है, हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरे समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, मतलब ये दिनचर्या बन गई। ठीक है, एक बार जब कौतूहल दुर्मयी हो उठा तो पान वाले से पूछ उठे, मतलब होता है ना कि डेली डेली आ रहे हैं, मूर्ति के सामने खड़े हो रहे, देख रहे हैं, हर 15वें दिन आ रहे हैं, तो हर बार नया नया चश्मा, तो मन में इच्छा है कि पान वाले से पूछ ही लिए, भाई बताओ किसने, कौन है ऐसा जो हर बार चश्मा ही बदल देता है यार। ठीक है, आगे आ जाते हैं तो पान वाले ने खुद के मुंह में, क्योंकि पान वाला था तो भैया पान बेच रहा है तो मुंह में पान ठूसा था, तो फिर क्या था, वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। पान वाला कैसा था, काला सा, खूब मोटा सा और बड़ा खुश मिजाज था। और पान वाले देखो खुश मिजाज होते ही हैं, क्योंकि उनके पास दिन भर में तरह तरह के लोग आते हैं और तरह तरह की बातें बताते रहते हैं। ठीक है, हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। जैसे होता है आंखों में हंसना, मतलब आप किसी से कुछ पूछें और बहुत छोटी बात हो उसके लिए, लेकिन आपके लिए बड़ी, तो ऐसे मुस्कुराएगा, ऐसे वाला। ठीक है, उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, मतलब वो तोंद जो थी, थोड़ा सा अपनी तोंद को घुमाया और जब पान को थूका और फिर बोला, क्या बोला कि अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाएगा, अपनी पान खाते खाते बत्तीसी खराब होगी तो वही दिखाएगी क्या, कि चश्मे वाला कौन, कैप्टन चश्मे वाला। ये पेपर में प्रश्न पूछता है कि जो आपका नेताजी की मूर्ति से चश्मा कौन बदलता था, कैप्टन चश्मे वाला बदलता था। अब आपके मन में आ रहा हो, सर कैप्टन मतलब कोई ग्रुप कैप्टन था, कोई बड़ा आदमी था? नहीं भाई, बड़ा आदमी नहीं था। कौन था, आगे देखते हैं। ठीक है, क्या करता है हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है। मतलब हवलदार पूछे कि हवलदार साहब की कैप्टन चश्मे वाला कौन है, ये क्या करता है, क्या कोई सिपाही है? ठीक है, पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, कोई गिराक आ गया समझो। पान वाला फिर बोला कि समझो कोनो गिराक आ गया तो कैप्टन चश्मा उसको दे देता है और दूसरा चश्मा उठा के मूर्ति पे लगा देता है। ठीक है मतलब उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, मतलब किधर से चश्मा लाएगा? तो कैप्टन क्या करता है, अगर किसी को चौड़े चौकोर वाला चश्मा चाहिए तो नेताजी की मूर्ति से उठाता है, उसको दे देता है और उसके बाद उस मूर्ति पे अपनी जो भैया डिबिया लिए रहता है उसमें से दूसरा चश्मा पहना देता है। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा चश्मा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई, एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन और जो मूर्ति से चश्मे बदलता है। कैप्टन का नाम बताओ। ठीक है, चश्मे वाले का नाम क्या था, कैप्टन चश्मे वाला। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी, बल्कि आहत करती थी कि मानो
चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। मतलब सोचो कितना ज्यादा उसका देश प्रेम था, उस मूर्ति से कितना प्रेम था कि उसको चश्मे के बिना वो मूर्ति अच्छी नहीं। जैसे मैं बिना चश्मे के पढ़ा हूं तो बहुत गंदा लगता हूं, हाँ ठीक है, ये सही बात है, ठीक है, तौबा तौबा, मूड खराब कर दिया है, ठीक है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध क्या गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। लेकिन जब कोई ग्राहक आता और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। मतलब कोई ग्राहक आया और उसको बोला कि भैया हमको ऐसे ही चश्मा चाहिए, तो क्या करता था कैप्टन भाई कि चश्मा उठाता था, ग्राहक को दे दिया और उस मूर्ति पे दूसरा चश्मा लगा दिया। ठीक है, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी मुझे नहीं समझ में आई, क्या कि पान वाले से फिर पूछा नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहां गया। और सही बात है, मन में आएगा ना कि भैया मूर्ति पूरी संगमरमर की बना दी, सब कुछ हो गया, लेकिन भाई ये बताओ कि नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा था वो कहां गया, वेयर चश्मा। ठीक है, पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था, मतलब पान वाला तब तक एक और पान दबा लिया था। और भाई यार कोई अगर समझ लो गुटखा खा लिया या पान खा लिया तो थूक नहीं सकता है भाई, पूरे पान का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुरा कर कहा, मतलब कत्थे पे डंडी फेर रहा था और पान की जो खाया था फूका, फिर मुस्कुराए और उसके बाद फिर बोला क्या कि मास्टर बनाना भूल गया, कि जो मास्टर था जिसने चश्मा बनाया तो भूल गया चश्मा बनाना। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। यानी जैसे आपको पता है कि पान वाले ने नॉर्मल बोल दिया कि मास्टर बनाना भूल गया, तो जो मूर्ति को देखकर सबसे पहले इनके मन में आया था, हालदार साहब के मन में आया था ना कि मूर्ति पे चश्मा नहीं है, हो सकता है कोई सस्ता जो ड्राइंग मास्टर रहा होगा उसी से क्या है आपका मूर्ति बनवा ली होगी। और यहां पे सेम वैसा ही हो रहा था। अब जैसे मान लो आप किसी को देखकर कुछ सोचो और वो चीजें सच में बाद में असली, अरे बाप रे तो मैंने सोचा था, वही वाला हो रहा था। ठीक है, मूर्ति के नीचे लिखा था क्या, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, लिव जो सोचा वही निकला। ठीक है, वाकई कस्बे का अध्यापक था, बेचारे ने महीने भर से मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी, बिल्कुल मेरे भाई मूर्ति बना तो दी कम समय में, लेकिन पारदर्शी चश्मा कैसे बनाता। और भाई बारीकी का काम था, गलती से बनाया भी होगा तो बनाते बनाते ही टूट गया होगा, वो सब यहां पे आपका पता चल रहा था। फिर मेरे भाई कि यह पत्थर का परमी अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा, सेम वही। उफ, मतलब बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि ये हुआ होगा वो हुआ होगा, असलियत में क्या हुआ होगा किसी को नहीं पता था। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। कौतुक भरा मतलब आश्चर्यचकित करने वाला। ठीक है, इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चल दिए। मतलब पान वाले का जो पैसा बकाया था उसको दिए और अपनी जीप की तरफ चले और आगे बढ़ चुके। ठीक है, फिर रुके। ठीक है, पीछे मुड़े पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था। मतलब क्योंकि भाई किसी का नाम अगर कैप्टन रखा हो तो जाहिर सी बात मन में आएगा आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही था या कोई भूतपूर्व सैनिक था जो इतना देश प्रेम दिखा रहा है नेताजी की मूर्ति से। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े पकड़े हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, वो लो। मतलब जब तक हालदार साहब पूछे पान वाला फिर पान नवा खाने जा रहा था, तब तक उन्हें बोला, वो देखो वो आ रहा है लंगड़ा, वो पागल। क्या बोला कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, कि वो लंगड़ा कहा जाएगा फौज में, वो देखो पागल है पागल। ठीक है, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल मेरे भाई, कि भले कैप्टन क्या था, लंगड़ा था, शरीर से बूढ़ा था, चश्मा बदल रहा था, उतना ही एक देशभक्त के लिए बहुत बड़ी बात है। और किसी देशभक्त का किसी देशभक्त के सामने अगर अपमान किया जाए ना तो वो सहन नहीं होता है।
जैसे आपके सामने भारत का नाम लेके कोई बुराई करे तो आप दौड़ा के उसको मार पीट डालो, ठीक है। आगे है, मुड़कर देखा तो अवाक रहेगा, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी। ये आपसे पेपर में पूछता है क्या कि जो आपका कैप्टन चश्मे वाला था उसका हुलिया कैसा था, वो दिखने में कैसा था, उसके बारे में कुछ बताओ। तो एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची मतलब छोटी सी एक संदूक रखा था, ठीक है, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए। मतलब क्या हो रहा था, जो कैप्टन चश्मे वाला था उसकी कोई बड़ी दुकान नहीं थी, वो एक फेरी वाला था। फेरी वाला कौन होता है, जो एक जगह से निकलकर मतलब घर घर मोहल्ले मोहल्ले में जाके चीजों को बेचे। तो एक डंडे के ऊपर ढेर सारे उसमें चश्मे लगाए हुए थे और एक हाथ में संदूकची रखा हुआ था, ठीक है, ठीक है। फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि साहब अब नहीं, ठीक है। अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था कि देर हो रही है, अब चलते। ये देखो यहां पे है आपका, ये आपकी नेताजी की मूर्ति है और ये आपका गांधी नुमा जो टोपी पहना हुआ है, एक पैर इसके है नहीं, ये इसकी संदूकची है और ये मेरे भाई आपका इसका वो बांस की बनी हुई चीज है जिसमें ये चश्मा ढेर सारे रखे हुआ है। एनसीईआरटी किताब में सेम ऐसा ही आपका दिया है। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजर रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता था। मतलब ये जो चीज चल रही थी ये 2 साल तक लगातार प्रक्रिया चली कि हर 15वें दिन आपका हालदार साहब आते थे, पान की दुकान पे रुकते थे, उस मूर्ति को देखते थे और कौतुक भरी मुस्कान देते थे और हर बार कोई ना कोई नया अलग अलग चश्मा दिखता था। लेकिन एक बार ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, ठीक है, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं लगा था। एक बार ऐसा आया कि उस मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। चश्मा नहीं बदला तो इनको लगा कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो, किसी की तबीयत खराब हुई हो, ठीक है। अगली बार फिर मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और पान वाले से पूछ लिया, क्या क्या पूछा कि भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, ऐसा क्या हो गया कि हर बार तो यार चश्मा रहता था, इस बार चश्मा क्यों नहीं है? तो पान वाला उदास हो गया। उसने बोला, क्या पान पहले नीचे थूका, फिर बोलता है क्या सिर झुकाकर कि आंखें पोंछते हुए बोल रहा कि साहब कैप्टन मर गया। हाँ मेरे भाई, वो देशभक्त जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा बदला करता था वो मर गया, क्योंकि एक देशभक्त गया जो उस काम को काम नहीं समझता था, अपना प्रेम समझता था, तो जिसकी वजह से अब चश्मा नहीं बदला जा रहा था, ठीक है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठकर आए और आगे रवाना हो गए, ठीक है। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का, और बार बार हालदार साहब सोच रहे थे कि क्या होगा यार उस कौम का जो अपने देश के खातिर ग्रह गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर हंसती है। होम देना मतलब झोंक देना, कि जो देशभक्त हैं, जो अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं अपने देश के लिए, और कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं, दुखी हो गए, ठीक है। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे और कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि क्या कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला मर गया। मतलब हुआ क्योंकि 2 बार जब चश्मा नहीं लगा, तीसरी बार नहीं लगा, तो इस बार हालदार साहब भी अपने ड्राइवर से बोल दिए कि भाई अब मत रुकना, अब उस चौराहे पे मत रुकना, क्योंकि मुझे पता है वहां पे ना मूर्ति तो होगी लेकिन मूर्ति पे कोई चश्मा नहीं होगा। और मेरे भाई, अगर आपको जैसे किसी की आदत पड़ जाए और फिर अचानक से कोई बात करना, जैसे किसी से आपकी बात करने की आदत हो और कोई आपसे बात करना बंद कर दे, तो फिर आपके हृदय में जो पीड़ा होती है ना, वो यहाँ पे हालदार साहब के साथ हो रही थी कि उनको अच्छा लगता था कि उस मूर्ति पे बार बार चश्मा बदलता था, लेकिन जब कैप्टन मर गया तो कोई चश्मा बदल ही नहीं रहा था,
ठीक है, क्योंकि मास्टर बनाना ठीक है भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचो आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर ने कहा क्या कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर, और जाहिर सी बात है आदत से मजबूर है। अगर आपको किसी से प्यार है तो आप बार बार उसकी तरफ देखोगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, आप देखोगे, एक नहीं 1000 बार देखोगे। ठीक है, चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखें रोको, कि जब हालदार साहब ने उस चौराहे से गुजर रहे थे, नेताजी की उस मूर्ति को देखा तो उनके मुंह से निकला कि रोको। ड्राइवर को बोला कि रोको, रुक जाओ, और चीखते हुए उस मूर्ति की तरफ भागे। क्यों भागे? ठीक है, कि जीप की स्पीड थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी, रास्ता चलते लोग देखने लगे कि ऐसा क्या देख लिया इन्होंने, हालदार साहब ने, जो भागते हुए चले गए। तो मेरे भाई जीप रुकते रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों में मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। और मूर्ति की आंखों पर इस बार मेरे भाई कुछ अलग दिखा। क्या दिखा? कि सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा नेताजी की मूर्ति पे किसी ने लगा दिया था। यानी एक देशभक्त तो जा चुका था, लेकिन कोई और ऐसा देशभक्त आया जिसको उस मूर्ति पे चश्मा ना लगने से आहत हो रहा था, दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। ठीक है, जैसा बच्चे बना लेते हैं, हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी क्या है मेरे भाई, आंखें भर आती हैं। और मेरे भाई यहीं पे आपका नेताजी का चश्मा पूरा चैप्टर खत्म होता है। ये पूरी कहानी हालदार साहब की हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरने वाले रास्ते से लेकर कैप्टन चश्मे वाला जो चश्मा बदलता था, उस संगमरमर की मूर्ति का, वहां से लेकर और अंत में मेरे भाई जब कैप्टन मर जाता है तो छोटे बच्चों के द्वारा सरकंडे का चश्मा उसमें बिठाने तक की, ये पूरी मेरे भाई कहानी थी जो आपकी नेताजी का चश्मा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और उम्मीद करता हूं कि एक एक लाइन आपको समझ में आई होगी। और आगे भी मेरे भाई अगर आप चाहते हैं इसी तरह का और दूसरा आपको टॉपिक मिले तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, चाहे आपका व्याकरण का हो, चाहे आपका पत्र लेखन हो, निबंध हो, चाहे आपका गद्य खंड हो, चाहे पद्य खंड हो, एक एक टॉपिक इसी तरह वीडियो सेक्शन में मैं आपको करवाता रहूंगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, अपने सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब मेरे भाई। याद रखिएगा NCERT विद्याकुल क्लास 9-10 चैनल आपका है, तैयारी आपको करवाई जा रही है और जो लक्ष्य मेरे भाई आपने रखा है कि टॉपर बनना है वो आपका यहीं से पूरा होगा।